न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। ये जज्बात से भरा गीत जिस नायाब आवाज में हमारे कानों तक पहुंचा, आज उसी आवाज के मालिक का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मोहम्मद अजीज साहब, आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अजीज भाई, सबसे पहले मुख्तसर में ये बताइए कि रफ़ी साहब और उनकी आवाज आपके लिए क्या अहमियत रखती है? मेरे लिए तो ये है कि मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। मैंने उनके पास बाकायदा तो नहीं सीखा, लेकिन गायबाने में मैंने बहुत सीखा उनसे, और मैं उनको अपना उस्ताद, अपना पीर मानता हूँ। और उनकी शान में कुछ कहना या कोई तारीफ करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो इतने अजीम थे जो मैं बहुत छोटा हूँ उनकी तारीफ के लिए भी, और बचपन से उनको सुना है, उनके गाने गाए हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि मैंने रफ़ी साहब के ऊपर रिसर्च किया, यानी मैंने उनको इतने दिल से पसंद किया और चाहा है, और उनको इतना सुना है कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा ही है। आज मैं जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी गा रहा हूँ वो रफ़ी साहब की वजह से ही है, क्योंकि मैं उनसे इतना मुतासिर रहा और हूँ आज भी, और आगे भी रहूंगा। और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब को अगर आप प्लेबैक सिंगिंग के फाउंडर कहें तो कुछ कम ना होगा। हालांकि उनसे पहले भी लोग प्लेबैक करते थे, लेकिन एक जो वर्सटाइल अंदाज है, जो इतनी वैरायटी, और आवाज तो एक बिल्कुल समझ लिए ट्रांसपेरेंट आवाज थी उनकी। इतने सालों तक गाने के बाद भी उनकी आवाज में वही ताजगी, वही जवानी, वही मासूमियत, वही मर्दानगी। बैक वक्त एक आवाज में मासूमियत, पाकीज़गी के साथ मर्दानगी का होना बहुत मुश्किल काम होता है। क्या बात है। क्योंकि मासूमियत जो है उसका ताल्लुक बचपने से होता है, जिस तरह एक बच्चा होता है। तो यानी आप उनकी आवाज का अगर सही तरह से तज्जिया करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इतनी मासूमियत, इतनी पाकीज़गी, इतनी सफाई, और इतनी मिठास, और इतना रोमांस, और साथ में मर्दानगी भी। जब उन्होंने धर्मेंद्र के लिए या दिलीप साहब के लिए गाया तो जो संजीदगी उनकी आवाज में रही है, वो ऐसा लगता है कि आप या तो वो गाना सुनिए, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, तो इतना गंभीर बोलते हैं ना जी, जो इतनी रूपदार आवाज में गाया उसको कि, और फिर उन्होंने ही बाकी जब कोई किसी कमसिन हीरो के लिए गाया, मस्त बहारों का मैं आशिक, तो लगता है कि बस जवानी से भरपूर, क्या बात है, एक बहुत ही पुरकशिश और एकदम ताज़ा तरीन आवाज, फ्रेश वॉइस लगती है। और गायकी का तो यह आलम है, मैं तो बहुत बच्चा हूँ। मन्ना दा जैसी शख्सियत कहते हैं, मन्ना डे साहब जी जी, कि मोहम्मद रफ़ी साहब एक इंस्टीट्यूट थे, और मैं उस इंस्टीट्यूट का एक अदना सा स्टूडेंट हूँ। ऐसा कहा जाता है अजीज साहब कि आप रफ़ी साहब की आवाज से इंस्पायर होकर हिंदी फिल्मी जगत में आए थे। हाँ, वो तो है। तो ये बताइए कि क्यों सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज ही आपको पसंद आई, क्योंकि उस दौर में तो बहुत सारी आवाजें थी। नहीं, क्या है, बचपन में जब मैं स्कूल फंक्शंस वगैरह में गाना शुरू किया मैंने, तो एक तो वो दौर ही था रफ़ी साहब का, जब हम छोटे थे, कोई और था ही नहीं। दूसरा ये कि उनकी आवाज सुनते सुनते, और वो उन दिनों मुझे गाने बजाने की इतनी समझ भी नहीं थी, तो मैं वो जो गाने हिट होते थे उन दिनों वो मैं गाता था, गुनगुनाता था। तो अक्सर घर के लोग और रिश्तेदार, दोस्त अहबाब क्या, वो बचपन की दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो पड़ोसी, ये सब लोग यही कहते थे, अरे इसकी आवाज तो मोहम्मद रफ़ी से मिलती है। हाँ, ये चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक दौर था जब ये कहा जाता था कि दूसरा मोहम्मद रफ़ी मोहम्मद अजीज की आवाज में फिर जन्म ले चुका है। तब आपको कैसा लगता था, और इससे आपको फायदे हुए या नुकसान हुए? दोनों ही हुआ। एक तो उनकी गैर मौजूदगी, मतलब वो उनकी जो कमी थी, जो खला था जी, उसकी वजह से तो मुझे काम तो मिला, लेकिन बाद में फिर काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि नहीं, हम लोगों को जरा अलग आवाज चाहिए, हट के। तो मैंने कई दफा झुंझलाकर मैंने एक बात भी कही कि अगर आपके सामने कोई बहुत ही बदशक्ल आदमी, जिसकी शक्ल किसी हीरो से नहीं मिलती हो, और वो आपके सामने खड़ा हो, तो आप तो उसको भी अलग ही मानेंगे ना, भले ही वो बदसूरत हो। तो आज बदसूरत आवाज का दौर है,
किसी जमाने में आपने सुना होगा ट्रेन में और रास्तों में मलंग लोग गाते थे और फकीर लोग भीख मांगते थे गाना गाते वक्त, और गाना गा के पैसा कमाते थे, बंजारे लोग। अभी इस तरह की आवाज आ गई है। वो जो खूबसूरत आवाज होती है, एक राउंड वॉइस होती है कि उसमें मिठास होती है, उसमें सादगी होती है, एक रोमांस होता है, एक हीरोपन होता है, उस तरह की आवाज का दौर खत्म हो गया। तो आप देखिए ना, ये सब चल रहा है। ये नहीं कि आप बिल्कुल, आप या हमारे जो सुनने वाले हैं जी, वो ये ना समझे कि मैं झुंझला कर या मैं कोई फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं बिल्कुल खुदा परस्त हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है, मुझे मेरे विश्वास से ज्यादा उसने दिया है और मैं खुश हूँ हर हाल में। लेकिन जो सच्चाई एक आम इंसान की तरह मैं जो महसूस करता हूँ, तो म्यूजिक का स्टैंडर्ड इतना गिरा है कि अब शोर रह गया है और गाना खत्म हो गया। आज मुझे लगता है कि रफी साहब भी अगर होते तो रफी साहब को भी बहुत दुख पहुंचता है और शायद उनको कोई फिल्म इंडस्ट्री से हटाए या ना हटाए, वो खुद ही हट जाए। मैं दरअसल आपसे यही पूछना चाहता था कि अगर आज रफी साहब हयात होते तो क्या आलम होता? क्या आपको लगता है कि रफी साहब आज के दौर में कंफर्टेबल रहते? क्या वो आज के दौर के गीत गाते? मैं बहुत ही माफी के साथ कहना चाहूंगा, कोई इसका गलत मतलब ना ले। मैंने पहले ही कह दिया, वो मेरे पीरो मुर्शिद है, मैं उनको बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ और जितना भी दर्जा देता हूँ वो कम है। लेकिन आज जो दौर है, इस दौर में उनको समझने वालों की बड़ी कमी है और शायद उनके वकार और उनके मर्तबे को ठेस पहुंचती अगर वो आज होते। यानी आज के दौर में वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते? नहीं, कंफर्टेबल नहीं होते। एक तो ये बदतमीजों का दौर है। हाँ, मैं कहता हूँ कि आज जो सिंगर्स, कामयाब सिंगर्स हैं, उनके बात करने का तरीका ही इतना है कि एक आदमी खुदकुशी कर ले।